डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे हम लोग, यानी कि पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र है क्या, तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। यानी कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को किस रूप में तोड़ना है, ये बड़े अणु हो गए, बड़े अणु को किस में तोड़ना है, छोटे अणु में। इसके बाद टूटेगा अभी, है ना। छोटे अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। जैसे छोटा अणु में क्या क्या टूटेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, और क्या टूटेगा, प्रोटीन, और क्या टूटेगा, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, है ना। इस रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उस अंग को कहते हैं हम लोग पाचन तंत्र, ठीक है। तो ये हुआ आपका पाचन, ये हुआ आपका पाचन तंत्र। तो समझ में आया, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग जो है भाग लेते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। आगे चलते हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कौन कौन सा अंग जो है पाचन तंत्र में भाग लेता है, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक चीज देखें हम लोग, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। तो बात है कि कौन कौन से बड़े बड़े अणु और कौन कौन से छोटे छोटे अणु। थोड़ा सा यहाँ पे और चीज देखते हैं। यहाँ पे आप ऐसा मत समझ लीजिए कि पूरी तरह से पाचन हो गया, ठीक है, और हमारा शरीर इसे डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये मान लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का ये अणु, ये इतना बड़ा बड़ा अणु, बड़े अणु है, इसको किस रूप में तोड़ेगा, छोटा छोटा अणु के रूप में तोड़ेगा। तो इस रूप में तोड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, या ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, ये तो कार्बोहाइड्रेट का अणु है बड़े बड़े, इसको अगर छोटा छोटा अणु में तोड़ता है, इसको कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड, सॉरी पॉलीसेकेराइड, और जब ये और छोटा छोटा भाग में टूटता है, इसे हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड, और मात्र जब एक अणु बच जाता है, इसे कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड, हम आएंगे सेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में बताएंगे तब। अभी फिलहाल हम लोग को पाचन तंत्र के बारे में समझना है, तो बस हम इतना ही समझ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट ये बड़ा अणु है, ये बड़ा अणु है। जब इसे छोटा अणु में तोड़ता है ना, तो डाइसेकेराइड में पहले तोड़ा, फिर इसको तोड़ा और किसमें टूटा, ग्लूकोज में, एक अणु में टूटा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये बड़े अणु है, ठीक है। प्रोटीन जब टूटता है, ये क्या है, प्रोटीन, ये है प्रोटीन। जब इस छोटे छोटे भाग में टूटेंगे तो इसे हम लोग पेप्टाइड कहते हैं, पेप्टाइड। और जब और इससे छोटा छोटा भाग में तोड़ेंगे तो यह हो गया आपका अमीनो अम्ल, ये एक अणु हो गया। जो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, पेप्टाइड बनते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये बड़े अणु हैं और ये क्या हो गया, छोटे अणु। तो पाचन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखना है, बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़े अणु और यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटे अणु हैं। और देख लेते हैं वसा, वसा ही है, और जब ये टूटेगा तो ये छोटा छोटा पार्ट में टूटा, सिंगल अणु में टूटा, वसीय अम्ल, ये हो गया आपका
वसीय अम्ल। ठीक है, तो इसको उतारे एक बार। ये है आपका वसा, इसको लिपिड भी कहते हैं हम लोग, वसा को। बड़े अणु को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? छोटे अणु में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ही है, जो भी डायग्राम बताए हैं वही चीज है। यहाँ पे स्टार्च है, ये डाइसेक्राइड में बना माल्टोस, मोनोसेक्राइड में बना ग्लूकोज। इसमें एक अणु है, इसमें दो अणु है और इसमें अनेक अणु है, इसलिए इसको कहा गया है पॉलीसेक्राइड। उसी प्रकार से जब प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो एक अणु जो बनेगा उसको कहते हैं हम लोग अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, ये ऐसे है। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बनाते हैं। और ये बहुत सारे पेप्टाइड जब आपस मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। यहां पे देखिए, जटिल और अघुलनशील भोजन का सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पाचन आखिर कहते हैं किसको? देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स, जटिल अणु है, और ये है सिंपल अणु। ठीक है, तो जटिल अणु को किस में कन्वर्ट करना है? हम लोग को सिंपल अणु में कन्वर्ट करना है। हमारा शरीर इसी को डाइजेस्ट करता है, इसी को अपनाता है। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स अणु है उनको किस रूप में तोड़ता है? सिंपल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया। ये देखिए, जटिल और अघुलनशील भोजन का सरल और घुलनशील पर भोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है जो हम आगे बताए थे, यही चीज लिखा हुआ है। जैसे पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर दिया, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा जब पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या चीज होता है। आगे से देख लेते हैं हम लोग। पचित भोजन आहार नाल से निकलकर कहाँ जाती है? रक्त में आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये है जटिल अणु, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सरल अणु में। इसके बाद ये सीधे कहाँ पहुंच जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण कहते हैं। तो ब्लड में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। और जो शेष बच गया भोजन, अपचित भोजन जिसे कहते हैं, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल त्याग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हमें ये बताएं कि कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो कुछ एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये बिना इस एंजाइम के संभव ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाए? ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाए? अमीनो अम्ल में। और वसा किसमें कन्वर्ट हो जाए? वसीय अम्ल में। इस संभव ही नहीं है। ये एंजाइम जो है अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम ही अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि जो काम 2 दिनों में होने वाला है वो काम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में कर देता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई मजदूर है, अगर आप उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देना तो जो काम 20 दिन में होने वाला है वो काम वो मुश्किल से 5 दिन में कर देगा। तो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम क्या किया? तो 500 रुपया, है ना। उसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे एंजाइम क्या करता है? एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट होना है? स्टार्च को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के एंजाइम काम करते हैं। पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? इसको तोड़ेगा। ये स्टार्च के अणु जो है बड़े बड़े अणु हैं, इन बड़े बड़े अणुओं को ही तोड़ेगा, तोड़कर किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोस में।
ठीक है, और इस रूप में कौन कन्वर्ट करेगा, तो इमाइलेज कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं माल्टोज क्या करता है, माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंगल अणु है, सरल अणु है, ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ये है माल्टोज, माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में, और ई एमाइलेज। तो ये हुआ आपका स्टार्च, ये हुआ आपका माल्टोज, और ये हो गया ग्लूकोज। जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में ही मिलता है, जो भी मीठा लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बड़े अणु है, बड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अणु है। ठीक है, सबसे पहले स्टमक में क्रिया होती है, पेप्सिन आती है, पेप्सिन। पेप्सिन इसको तोड़ने का काम करती है, ये इस रूप में। जब आपको स्टमक पढ़ाएंगे तो फिर से इसके ऊपर आएंगे, ये इस रूप में तोड़ने का काम करती है। ये क्या हो गया, पेप्टाइड, पेप्टाइड हो गया। ठीक है, अब फिर यहां पे ट्रिप्सिन काम करता है, ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस रूप में तोड़ देगा, अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ देगा। ये क्या है, तो ये है अमीनो अम्ल। ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को किस रूप में तोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा पेप्टाइड में। कौन तोड़ता है, पेप्सिन। और इस पेप्टाइड को किस में तोड़ेगा, अमीनो अम्ल में, सिंगल अणु में कन्वर्ट करता है। ये कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो ये है आपका सरल अणु, यही आपका ब्लड में जाके घुलता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, तीसरा है वसा। वसा, वसा को कौन कन्वर्ट करता है, तो लाइपेज। किस में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च को इमाइलेज जो है माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और माल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, माल्टेज। ये क्या है, तो ये एंजाइम है जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं प्रोटीन, है ना। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमीनो अम्ल में। कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये जटिल है, काफी बड़ा अणु होता है प्रोटीन। पहले पेप्सिन क्या करता है, उसको पेप्टाइड में तोड़ता है, और पेप्टाइड जो है किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, तीसरा है वसा। वसा किस में कन्वर्ट होता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट होता है। इसको तोड़ने का काम कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ऐसे नहीं लाइपेज एंजाइम तोड़ेगा। जब आपको पाचन तंत्र बताएंगे तो बताएंगे कि वसा कैसे टूटता है, पीत की मदद से टूटता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे वही उत्प्रेरक के बारे में बता रहे हैं कि उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना। जैसे अभी हम बताएं कि कोई काम यदि 20 दिन में हो रहा है, अगर 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो वो काम 20 दिन से पहले समाप्त हो जाता है ना। यहाँ 500 रुपया उत्प्रेरक का काम किया। दो प्रकार के उत्प्रेरक होगा, या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा या तो अभिक्रिया के दर को घटाएगा। आपके शरीर में जो भी एंजाइम हैं उस सभी के सभी धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हमारे एंजाइम कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं, कि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन मानव शरीर में यानी एंजाइम क्या होता है, हमेशा जो है धनात्मक ही होता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, एंजाइम प्राकृतिक में विशिष्ट होते हैं। अच्छा, विशिष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि एक एंजाइम केवल एक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए एमाइलेज और माल्टेज। माल्टेज का काम क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, है ना। यहां पर देख लेना, पेप्सिन का काम क्या है, जो बड़े अणु है प्रोटीन को तोड़ देना, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना। और ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देना। इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ट्रिप्सिन का केवल काम इतना ही है कि पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एंजाइम इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, जनरली देखा जाए तो पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। एक तो हुआ आपका कि आहार नल, और दूसरा हो गया संबंधित पाचन ग्रंथियां। देखिए
ये है आपका मुख द्वार, ये है मुख द्वार। और ये पूरा आइटम हुआ आपका मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या क्या आएगा? तो मुख गुहा में आएगा आपका जीभ, दांत, यौला, जिसको हम लोग टॉन्सिल कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं, यौला। तो मुख गुहा में ये है आपका मुख गुहा, मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या आएगा? तो दांत आएगा, जीभ आएगा, लार ग्रंथि आएगा और यौला आएगा। तो इन चार चीज के बारे में पढ़ना है। यहां से ये हो गया आपका, यहां से ये मुड़ा, ये ग्रसनी, ग्रसनी। और ये जो है ग्रास नली होता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आपका भोजन यहां पे आएगा, ये अमाशय में आ जाएगा, जो कि आपके पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। यह है आपका अमाशय, ठीक है। अब यहां पे आपका छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत शुरू होती है। और यहां से हम कर लेते हैं बड़ी आंत। ये छोटी आंत हुआ। छोटी आंत को तीन भागों में बांट देते हैं हम। ये पार्ट को लिखते हैं हम ए, इस पार्ट को हम लिखते हैं बी, और इस पार्ट को लिखते हैं हम लोग सी। तो ये तीन पार्ट में है, ए, बी और सी। यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक सी। इसको अलग कर लेते हैं, यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक सी, ठीक है। और यहां से भी इसको तीन भागों में हम तोड़ लेते हैं, ए, बी और सी। ये पार्ट को कहते हैं हम लोग डेयुडेनम, डेयुडेनम, डेनम। बी वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग जेजुनम, बी वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग जेजुनम। और सी वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग इलियम। और यही जो इलियम का जो हिस्सा है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि छोटी आंत का कौन सा हिस्सा बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, तो लिखेंगे इलियम, ठीक है। तो इलियम किससे जुड़ा होता है? तो सिक्कम, जिसका नाम है सिक्कम, कोलन, और ये हो गया मलाशय। तो इसका भी तीन भाग, इसको हम लिखते हैं डी, इसको लिखते हैं ई और इसको लिखते हैं एफ, ठीक। ये हो गया गुदा द्वार, गुदा द्वार। गुदा द्वार। अब आपसे यहां से पूछ सकता है कि सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा हुआ? तो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है अमाशय। एक्चुअली हम छोटा बनाए क्योंकि काफी बड़ा होता है ये काफी मोटा आपको दिया। सबसे मोटा वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है। और ये इतना बड़ा नहीं, इसके सापेक्ष थोड़ा छोटा हम कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि पूरे आहार ठीक है। अब यहां पे देखिए, इस डायग्राम से ही बहुत सारा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये आएगा कि अमाशय छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है? डेयुडेनम से, जेजुनम से, इलियम से या फिर सिक्कम से, ठीक है। आपसे प्रश्न ये आएगा कि बड़ी आंत छोटी आंत के किस हिस्से से जुड़ा होता है? डेयुडेनम, जेजुनम की इलियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिक्कम जहां पे है, यहीं पे एक और अवशोषी अंग होता है हमारा,
जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। और स्वच्छी अंग वे अंग होते हैं जिसका जरूरत हमको नहीं होता है, अगर ये ना रहे तो भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आहार नाल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो मुख गुहा, जो कि हम शुरू में बताए थे, ये हुआ आपका मुख गुहा। इसके बाद क्या हुआ? ग्रास नली, ये हुआ ग्रास नली। इसके बाद हो गया आपका अमाशय, तो ये हो गया आपका अमाशय। इसके बाद हो गया आंत, तो यहां से यहां तक पूरा क्या है? आंत ही है, यहां से यहां तक पूरा आंत ही है। अब इसमें भी क्या है? तोड़ा हुआ है, तोड़ के बताया गया है कि मुख गुहा में क्या होता है? जीभ, और क्या होता है? तालु, और क्या होता है? दांत, ठीक है, और क्या होता है? ग्रसनी, यौला भी होता है एक चीज और, यौला। ठीक है, उसके बाद आंत में क्या क्या पार्ट हुआ? तो आंत में 2 भाग हुआ, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। एक हुआ ग्रहणी, जिसे डेवडेनम भी कहते हैं। मध्यांक, इसे जेजुनम भी कहते हैं। इलियम, इंग्लिश में भी इलियम। ठीक है, बड़ी आंत भी कितने भागों में टूटा हुआ है? 3 भागों में टूटा हुआ है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम का मतलब हुआ मलाशय, ये रेक्टम यानी कि मलाशय, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको रेक्टम, रेक्टम। मलाशय, उंडुक, बृहदांत, और ये क्या हुआ? मलाशय। तो ये बड़ी आंत भी कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावे कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो कि मुख में होती है, जिसे हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। मुख में जो ग्रंथि मौजूद होता है उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि कहते हैं। और क्या होता है? यकृत, और क्या होता है? अग्न्याशय, और कुल मिला के सब है पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये है लार ग्रंथि, इसके बाद यकृत, और तीसरा है अग्न्याशय। तो कुल मिला के 3 आपका पाचन ग्रंथियां हैं, यहीं से एंजाइम का स्राव होता है। एक ये यकृत, और तीसरा हो गया अग्न्याशय, जो कि आपके भोजन को पचाने में काम करेंगे। ठीक है, आप जो भी भोजन करेंगे यहां से जाएगा और ऐसे होते 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 गुदा द्वार पर बाहर निकलेगा। इनके बीच में कुछ एंजाइम आके मिलते हैं, जैसे मुख से क्या मिलता है? लार, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, यहां से लार आके मिला भोजन में। ठीक है, यह है आपका यकृत, और यहां से पीत आकर मिलता है भोजन में। क्या आके मिलता है? पीत आके मिलता है। ये पित्ताशय है, पीत आके मिलता है। ठीक है, और यह है अग्न्याशय, जस्ट अमाशय के जस्ट नीचे होता है, यह है अग्न्याशय। अग्न्याशय से ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम आकर इसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। शुरुआत हम लोग करते हैं यही मुख गुहा से करते हैं, ये मुख गुहा से। देखिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यह आहार नाल का पहला भाग होता है। जो भी हम भोजन करते हैं यहीं पे आता है सबसे पहले। मुख द्वार ये है, मुख द्वार से मुख में आया। ठीक है, छिद्रनुमा संरचना होती है, इसके बारे में कह रहे हैं, छिद्रनुमा संरचना होती है। ठीक है, मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है, और लार ग्रंथि, और एक और बताया था यौला, यौला भी होता है। ठीक है, स्वाद के लिए क्या होता है? जीभ होता है। ये देखिए, स्वाद के लिए जीभ है। जीभ के ऊपर देखिए बहुत सारे स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, जो इस तरीके का होती है जीभ। स्वाद के लिए क्या होती है? जीभ। अब हम लोग जीभ के बारे में देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में स्वाद कलिकाएं कुछ ज्यादा ही होती है। अगर देखा जाए, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, एज बढ़ने के साथ साथ आपका स्वाद कलिकाएं घटते जाएगी। जैसे अराउंड 50 साल की उम्र में आपकी स्वाद कलिकाएं मात्र और मात्र 50% रह जाएगी। आप देखे होंगे कि आपके घर में भी बुजुर्ग लोग होंगे, बात बात पे बोलते होंगे कि आज खाना में स्वाद नहीं लग रहा है।
ठीक है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपके साथ भी ये चीज होगा। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी स्वाद कलिकाएं घटती जाएगी। 50 साल के उम्र में ये स्वाद कलिकाएं मात्र और मात्र 50% रह जाती है। उनको थोड़ा मीठा कम लगता है, थोड़ा खट्टा कम लगता है। इसलिए जब वो शिकायत करें तो उनकी शिकायत को बुरा ना माने, ठीक है। उनके पीछे रीजन यही है कि उनकी स्वाद कलिकाएं धीरे धीरे नष्ट होते जाती है, ठीक है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में स्वाद कलिकाएं कुछ ज्यादा ही पाया जाता है ना। और स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है? जीभ पे होती है। अब एक चीज और देखिएगा, यही स्वाद कलिकाएं हैं, ठीक है। और इसको देख सकते हैं इस रूप में, थोड़ा अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमें ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्वाद कलिकाएं बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। जो आपका जीभ का आगे वाला भाग है ना, यहां से हम लोग मीठा महसूस करते हैं, ठीक है। अगल बगल जैसे ही आप देखिएगा इमली या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ देखिएगा, आपका जो लार जो निकलेगा ना, ऐसा प्रतीत होगा कि साइड से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है साइड से, तो यहां से आपको खट्टा महसूस होता है, ठीक है। तो आगे से मीठा और जस्ट पीछे है ना, जीभ के जो पीछे वाला पार्ट हुआ ना, यहां से आपको कड़वा अनुभव होता है, यहां से कड़वा, यहां से मीठा। तो आगे अगर याद है मीठा, तो पीछे क्या हो गया? कड़वा, ठीक है। यह हो गया आपका नमकीन का, नमकीन, और यह हो गया आपका खट्टा का। बीच वाला ये जो है यम्मी, यम्मी। अभी हाल फिलहाल में जापान के द्वारा ये स्वाद कलिकाएं खोजा गया है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं यम्मी। जब भी कोई भी भोजन आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगे, है ना, और आप बोलते भी है यम्मी, यहीं से हम लोग इसको अनुभव करते हैं, बीच वाले पार्ट से। अब एक चीज यहाँ पे गौर से देखिए, इसमें तीखा नजर नहीं आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, तीखा कोई स्वाद है ही नहीं, तीखा कोई स्वाद नहीं है। तो फिर तीखा का अनुभव कैसे करते हैं? तो जब भी हम लोग कोई भी तीखा पदार्थ खाते हैं, उसमें एसिड मौजूद होता है जो स्वाद कलिकाओं को धीमा धीमा जलाती है। तो हम कह सकते हैं स्वाद कलिकाओं का धीमा जलना ही हमें तीखा अनुभव कराता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी मिर्च में आप देखें तो विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। हमारा शरीर कहता है कि नहीं, इस विटामिन सी को हमको चाहिए, तो हमारा दिमाग एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ता है जो उस तीखा को मजा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और चाहकर भी हम लोग उस तीखा को से इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आप देखें कि आपको आदत ही हो जाएगा कि बिना हरी मिर्च के आपको कोई खाना में स्वाद ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको विटामिन सी की जरूरत है तो आप 2 हरे मिर्च एक दिन में खा लें, आपको विटामिन सी की जरूरत को पूर्ति कर देगा। चलिए देख लेते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। तो तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। आगे क्या हुआ? आगे हुआ आपका मीठा, पीछे क्या हुआ? कड़वा, ठीक है। साइड में क्या हुआ? नमकीन। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे नमकीन के बाद साइड में क्या हुआ? खट्टा, ठीक है। और बीच वाले पार्ट में क्या हुआ? यम्मी। बीच वाले पार्ट में यम्मी। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, कुछ स्वाद कलिकाओं का धीमा जलना ही हमें तीखा अनुभव कराता है। एक चीज और देखिएगा, आपके स्किन पर भी तीखा अनुभव होता है। जब भी आप कोई मिर्च से आप अपने हाथ पे या फिर पैर पे रगड़ेंगे तो वहां पे कोशिका जो है धीरे धीरे धीमा धीमा जलता है। तो ये तीखा आप अपनी त्वचा पर भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वाद कलिकाएं की संख्या कम हो जाती है। 50 वर्ष में स्वाद कलिकाएं कितना रह जाती है? मात्र 50% रह जाती है। यहाँ पर देखिएगा, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, ये कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। जब हमारी जबान हल्की जलती है तो हमें तीखा का अनुभव होता है। ये तीखापन केवल जबान ही नहीं बल्कि त्वचा में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मनुष्य के दांत। तो मुख गुहा पढ़ रहे थे, मुख गुहा में हम लोग अभी पढ़ लिए हैं जीभ के बारे में। दूसरा इसमें पार्ट होता है दांत, इंपॉर्टेंट आपका दांत। तो यह है मनुष्य का दांत। देखा जाए तो मनुष्य में एक नहीं बहुत प्रकार का दांत होता है।
अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य स्वभाव से है क्या, शाकाहार है या फिर मांसाहार है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सोचकर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पूरा वैज्ञानिक रीजन से देखेंगे कि मनुष्य जो है आखिर शाकाहार है या फिर मांसाहार है। तो मनुष्य का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दांत की बनावट, दूसरा होता है आहार नाल की बनावट, और तीसरा होता है अपेंडिक्स। ठीक है, 3 चीज पर हम डिस्कशन करेंगे और फाइनली रिजल्ट निकालेंगे कि मनुष्य जो है शाकाहार है या फिर मांसाहार है। तो पहला देख लेते हैं दांत। प्राकृतिक हमको ऐसा ही दांत देगा जैसा कि हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर जिस तरह के भोजन को हम पचा पाएंगे। ठीक है, तो ये अनुकूलन भी कोई चीज होती है, ध्यान रखिएगा। पहला है केनाइन। केनाइन का मतलब होता है फाड़ना, है ना। जो भी ऐसे जीव हैं जो कच्चा मांस खाते हैं या मांस खाते हैं, उनमें ये दांत जरूर होगा, इसको रत्नक कहते हैं या फिर केनाइन कहते हैं। जैसे शेर और बाघ का ये जो दांत देखिए काफी बड़ा बड़ा होता है, काफी बड़ा बड़ा होता है ये वाला दांत, इसको कहते हैं हम लोग कृंतक। ठीक है, दूसरा होता है चौवर्णक, चाह वाला दांत जिसे हम लोग कहते हैं, यह है प्रीमोलर अग्र चौवर्णक, चाह के जस्ट पहले वाला दांत हुआ, है ना। ये हुआ आपका कृंतक। कृंतक का मतलब होता है चूहा का जो दांत आप देखे होंगे, इसी को कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब होता है कृंतक। आप देखे होंगे चूहा का जो दांत होता है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। आप कभी देखे होंगे चूहा बेचारा आपके शर्ट को भी काटा होगा। क्यों काटता है? क्योंकि उसका दांत दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। अगर उसके दांत को नहीं काटा गया तो दिन प्रतिदिन उसका दांत बढ़ते जाएगा और दोनों जबड़ों में प्रवेश कर जाएगा और वो चूहा ऐसे ही मर जाएगा। अपने दांत को छोटा करने के लिए और शार्प करने के लिए वो क्या करता है? कुरतता है। ठीक है, तो कृंतक, उसमें कौन सा दांत होता है? यही इंसाइजर दांत होता है, कृंतक। हिंदी में कृंतक और इंग्लिश में इंसाइजर। ठीक है, तो हमारे पास बहुत प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के वैरायटी के दांत होते हैं, इसलिए हेट्रोडेंट कहा जाता है। मनुष्य को क्या कहा जाता है? हेट्रोडेंट। ठीक है, विषम दंती एक नहीं बल्कि कई दांत होते, कई प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में, इसलिए इसे विषम दंती भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विषम दंती, हेट्रोडेंट। एक जीवन काल में कितनी बार हमारे दांत उगती है? 2 बार उगती है, इसलिए द्विबार दंती भी कहते हैं। यहां तो लिखा हुआ है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, मनुष्य के दांत जीवन में कितनी बार आती है? 2 बार आती है, इसलिए इसे द्विबार दंती कहते हैं। और मनुष्य के दांत जो है, ध्यान रखिएगा, गर्त में पाया जाता है, इसलिए इसे गर्त दंती कहते हैं। मतलब गर्त दंती कहने का मतलब देखिए, ये आपका मसूड़ा हो गया ना, मसूड़ा, तो इस तरह से आपका दांत नहीं है, ये नहीं, ऐसे नहीं, और ये ऊपर में भी कर लेते हैं हम। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा दांत ऐसे है, तो बिल्कुल नहीं। हमारा मसूड़ा में देखिए ऐसे है, गर्त में। और इसी में हमारा दांत होता है, इसी गड्ढा में, गर्त में होता है, इसीलिए इसे गर्त दंती कहा जाता है। ये दांत है, दांत की संरचना है। तो मसूड़ा आपका ये हुआ, ऐसे नहीं, बल्कि मसूड़ा आपका ऐसे हुआ, देखिए ऐसे, और इसी गर्त में हमारा दांत फिक्स होता है। ठीक है, इसी में हमारा दांत इस तरह से फिक्स होता है, इसलिए मनुष्य के दांत को क्या कहते हैं हम लोग? गर्त दंती कहते हैं। विषम दंती हम तो शुरू में ही बताएं, कई प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसे विषम दंती कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हेट्रोडोंट कहते हैं। अब एक चीज और, क्या दांत हड्डी होता है? नहीं, दांत हड्डी नहीं है। दांत में बहुत प्रकार के, है ना, तत्व पाए जाते हैं, बहुत कठोर कठोर उत्तक पाए जाते हैं, अलग अलग घनत्व के उत्तक पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन सा, है ना, और सबका अलग अलग नाम भी है। दांत मनुष्य के जबड़े की हड्डी में होती है, यही जबड़े की हड्डी हुआ, और इसी जबड़े की हड्डी में क्या होता है? दांत होता है। आपसे पूछेगा कि दांत किस हड्डी में पाई जाती है,
तो दांत जबड़े की हड्डी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दांत कितने भाग में बटा हुआ है। तो दांत को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। एक जो अंदर धंसा हुआ है, एक जो आपको दिखाएं, देखिए एक तो हुआ कि ये जो धंसा हुआ अंदर में ये वाला पार्ट गर्त हो गया, और एक यहां से यहां तक का पार्ट आप जो देखते हैं ये वाला पार्ट, और एक हुआ सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, तो जो आपको दिखता है 3 भाग में दिखता है, तो इसको 3 भागों में कहा गया है। पहला को कहा गया रूट, है ना, जो पार्ट दिख नहीं रहा है, मसूड़ा में धंसा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग निक, और जो भाग सबसे ऊपर है जो दिख रहा होता है उसको कहते हैं क्राउन। तो याद रखिएगा, नीचे वाला यानी रूट और ऊपर क्या होता है क्राउन, मुकुट, है ना। एक व्यक्ति में देखिएगा तो ही पहनना, क्राउन कहां पहना जाता है, ऊपर, तो ये हो गया क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट, आपको ऐसे याद रहेगा मुकुट, तो ये है मुकुट। तो क्राउन ऊपर और नीचे क्या हो गया, तो नीचे रूट हो गया यानी कि जड़ हो गया। बीच वाला पार्ट क्या हुआ, निक, है ना, नेक, NEC के नेक। मसूड़ों में धसा हुआ भाग को क्या कहते हैं हम लोग, नेक कहते हैं। और ये वाला भाग क्या हो गया, दृश्य भाग जो आपको दिखता है। और ये हुआ जबड़ों की हड्डी में धंसा हुआ होता है, कौन, रूट, धंसा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दांत की संरचना बताया गया है। ये देखिए नस है, ठीक है, ये नस है, और ये इस तरीके से दांतों को पोषक तत्व यहां से यहां तक जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से क्या, ये जो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है यहां से यहां तक, ये वाला पीला वाला भाग, ये डेंटिल नामक यौगिक से बना होता है। ये किससे बनता है, डेंटिन। तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा डेंटिन नामक प्रोटीन। तो ये जो है किससे बना होता है, डेंटिन नामक प्रोटीन। ये पीला वाला भाग, पीला वाला भाग, जिसे हम लोग कह रहे हैं दृश्य भाग, जो दांत का दिखने वाला भाग है, क्राउन। तो आप पूछेगा कि क्राउन किस चीज का बना होता है, तो डेंटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से एक प्रोटीन का बना होता है, और कौन सा प्रोटीन है, डेंटिन, डेंटिन नामक प्रोटीन है। इसके ऊपर क्या होता है, तो इसी के ऊपर एक इनेमल का परत होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना सिल्वर कलर का, ये इनेमल का परत होता है, इनेमल। ये दांत का ही नहीं बल्कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है, ये इनेमल। ये मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है, इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे क्या होता है, डेंटिन। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है आपका पल्प, कैविटी, यहाँ पे कैविटी। ये जो डेंटिन है ना, यही आपको ठंडा और गर्म से आपके दांतों को बचाने का काम करता है। इसे सेंसिटिव कहते हैं हम लोग। अगर ज्यादा ठंडा खा लिया दांत में झंझनाहट आने लगेगा, तो बस यही बचाता है। यानी कि डेंटिन नामक जो परत है ये बचाने का काम करता है। और इसके ऊपर एक कठोर परत होता है, ये है इनेमल का परत होता है। ठीक है, ये पल्प है, पल्प के बारे में जानना जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिलेबस में नहीं है। ये है गम यानी कि मसूड़ा। जब पायरिया होता है तो यही गम को खाना शुरू कर देता है, और ये जब गम को खाना शुरू कर देगा तो जो दांत इतना बड़ा दिख रहा था आगे दिख रहा है, तो जब ये गम को खा जाएगा तो देखिए गम ये खा गया, मान लीजिए मसूड़ा खा गया, तो ये दांत जो है अब इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, और धीरे धीरे इसको खाते रहेगा तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का दांत जो है बड़ा दिखने लगता है। एक्चुअली दांत बड़ा नहीं हो जाता है, उसका जो मसूड़ा जो है उसको चढ़ जाता है। कौन चढ़ जाता है, तो एंट अमीबा जिंजिविलिस, है ना, एंट अमीबा जिंजिविलिस। यही है दांत का प्रोटोजोआ, जिसे हम लोग कहते हैं एंट अमीबा जिंजिविलिस। ओठों पर चिपका हुआ रहता है, किस के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ध्यान रहे, जूठा पानी तो किसी को ना पिलाएं। अगर आपको भी पैरिया हुआ है तो सामने वालों को भी हो जाएगा। बच्चों को जूठा ना खिलाएं, अगर आपको पैरिया है तो सामने वाले को भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पैरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है, तो एंट अमीबा जिंजिविलिस। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बोन है, यहाँ पे ये दिख रहा है,
कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ये हुआ आपका दांत और ये हुआ आपका मसूड़ा, जो भी है मसूड़ा, इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है? तो इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है सीमेंट। सीमेंट, ध्यान रखिए, ये तो बोन है, ये वाला पूरा बोन है, ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये सब बोन है, ये बोन है और ये दांत है आपको। इन दोनों को, ये क्या है? तो ये है गम, ये लाल वाला गम है, ठीक है, लाल वाला गम। और उसके बाद ये वाला पार्ट कौन है? ये दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ने वाले का काम कुछ किसका है? तो सीमेंट का है। नेक्स्ट शब्द हम लोग देख लेते हैं। दांत में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला शीर्ष या दांत का ऊपरी भाग होता है जिस पर इनेमल का आवरण होता है, बता चुके हैं। यह डेंटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ऊपर वाले भाग के बारे में बात करें, क्राउन की बारे में बात कर रही है। ग्रीवा यानी कि निक, यह दांत का मध्य भाग होता है जो कि मसूड़ों में दबा होता है। मूल, यह दांत का सबसे निचला भाग होता है, यानी कि रूट जिसे कह रहे हैं हम लोग। दांत के सबसे ऊपरी भाग इनेमल का बना होता है जो पतली एवं चमकदार परत होती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? यही है, इनेमल है। अब डेंटिन नामक परत, इनेमल के जस्ट क्या होता है? नीचे। ये पीला वाला जो दिख रहा है डेंटिन नामक परत है, इनेमल के जस्ट क्या होता है? नीचे होता है। और ये किसका बना होता है? तो डेंटिन नामक प्रोटीन का बना होता है जो ठंडे एवं गर्म पदार्थों से दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, दांत के अंदर कौन कौन सा तत्व होता है? आप देख लीजिए, ये कैल्शियम हुआ, ये है फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो CA3PO4, CA3PO4, तो कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, और कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है हमारा दांत, ठीक है। तो ये तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न तो सिंपल यही पूछता है कि दांत में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, मौजूदगी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। यही फास्फोरस के कारण, जो श्वेत फास्फोरस है, उसी के कारण रात्रि में दांत जो है क्या होता है? दांत या हड्डियां चमकीला दिखाई देता है। आपसे ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किस कारण से दांत और हड्डियां रातों को चमकीला दिखाई देती है? तो हम लोग लिखेंगे श्वेत फास्फोरस के कारण। देख देते हैं दांत का रोग। 2 रोग होता है, एक होता है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। तो फ्लोरीन की कमी से, ये किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन की अधिकता से। ज्यादा मात्रा में अगर आप फ्लोरीन का सेवन कर लेते हैं, एक्चुअली फ्लोरीन देखा जाए तो आपके दांत के लिए ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अगर अधिक आप लेते हैं तो दांत में इस तरह से चिकता दांत में धब्बा आ जाएगा, इस तरह का, है ना। इसे कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में यही है कि दांत जो आपको चमकीला दिख रहा था ना, ये ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। किस कारण से होता है? तो अब फ्लोराइड युक्त अगर जल का सेवन करते हैं, तब ऐसा कोई भी जल जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड युक्त, तो दांत में क्या आ जाएगा? धब्बा। दूसरा रोग आप लोग खुद जानते हैं एंटमीबा जिंजेवेलिस के कारण होता है, जिसे हम लोग पायरिया कहते हैं। और पायरिया जब होगा तो देखिए ये मसूड़ा जो है इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और चारों तरफ गंदा टाइप के दिख रहा होगा आपको, इसमें से खून भी आता है, ठीक है। तो दूसरा है आपका रोग पायरिया। तो पहला रोग का नाम क्या है? फ्लोरोसिस। किससे होता है? फ्लोरीन युक्त जल का सेवन करने से हो जाता है। और दूसरा है आपका पायरिया। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में घाव हो जाता है, उससे खून आने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकृति के अंदर स्थल स्तनधारियों में, ध्यान रखिएगा जल के बारे में बात नहीं हो रही है, स्थल के बारे में बात हो रही है ना। तो हवेल मछली मत लेके आइएगा यहाँ पे। स्थल स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़ा और किसमें होता है? सूअर में। कितना 44 होता है। गाय में, भेड़ में, मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 32। और मच्छर में कितने दांत होते हैं? 47 दांत होते हैं। 46 को तो ऐसे होगा, 23 पेयर हो गया और एक आगे वाला हो गया, यानी कि 47। कुछ इस तरह का होता है, अगल बगल इस तरह का होता है। कुल मिला के मच्छरों की दांतों की संख्या कितनी है? 47। पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, याद कर लेना। ग्रुप डी में पूछा हुआ था कि मच्छर में कितने दांत होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर कुछ दांत होते हैं परमानेंट, एक बार निकलेगा ही बस, और कुछ दांत होते हैं कि नहीं, एक बार टूटेगा
पुनः वापस आ जाएगा। तो एक होता है अस्थायी दांत और एक होता है अस्थायी दांत। जो पुनः जो दोबारा आते हैं ना उसे कहते हैं अस्थायी दांत, और जो मात्र एक ही बार आएगा पूरे जीवन काल में उसको कहते हैं अस्थायी। जैसे हम कहते हैं दूध के दांत, 20 दांत ऐसे हैं जो अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20, और इसे ही कौन सी दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और 20 के बाद बचा कितना, तो 12 दांत। तो 12 दांत कैसा होता है, अस्थायी। तो आपसे प्रश्न तो यही आएगा कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। तो ये क्वेश्चन तो हम नहीं देखे, लेकिन ये क्वेश्चन हम जरूर देखे हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दांतों की संख्या यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था में कितना दांत होता है, तो 28। जब वयस्क हो जाते हैं तो 4 दांत और आता है जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, जिसे हम चाह नहीं कहते सबसे लास्ट में। ये भी अवशोषी अंग ही है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसा अंग कहते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, पहले लोग यूज करते थे इसको जब कच्चे मांस खाते थे हमारे पूर्वज लोग। आज के डेट में तो सूप पीते हैं ना, सूर से अंदर चला जाता है ना। तो अब इस दांत पे यूज ही नहीं रह गया। पहले गन्ना भी, आज के डेट में देखिए गन्ना के स्थान पे हम लोग उसका रस पी लेते हैं, सेव के स्थान पे सेव का शेक पी लेते हैं, बनाना के स्थान पे बनाना का शेक पी लेते हैं। तो जनरली अभी सब दांत का यूज हुआ नहीं। तो हमारा अवशेषी अंग है ना, कुछ लोगों में तो आता ही नहीं है ये दांत, जिसे अकल दाढ़ कहते हैं। अकल दाढ़ आता ही नहीं है। तो अकल दाढ़ की संख्या कितनी होती है, 4। आगे चल के बताएंगे। बाल्यावस्था में कितना होता है, 28, और जब व्यस्त हो जाते हैं तो 32 इसकी संख्या हो जाती है। ये 2 1 2 3 क्या है, आगे चल के पता चलेगा। ये दंत सूत्र है, आगे चल के बताएंगे कि दंत सूत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर इस पे आएंगे हम। अब देख लेते हैं कि संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के। तो संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, चौवर्णक और अग्रचौवर्णक। तो कुल मिला के 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृंतक। तो एक बार देख लीजिए दांत, हाँ ये रहा। कृंतक, कृंतक ये वाला दांत हुआ। आगे वाला ये जो दांत हुआ, ये आगे जो खरगोश का दांत दिखता है, चूहा का दांत दिखता है, वह है कृंतक। और इसका काम क्या है, कुतरना। किसी भी चीज को कुतर देता है, यानी कि मनुष्य वो सभी चीजों को खा सकता है, जैसे सेब हो गया, है ना, कोई भी फल हो गया, इसे काट सकता है। तो प्राकृतिक हमको इस तरह का दांत दिया है काटने वाला, कृंतक। इसको क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। यह सबसे आगे वाला दांत होता है ना। यह 6 माह की आयु में निकलता है। ध्यान रखिए, बच्चा का सबसे पहले यही दांत निकलता है 6 माह की आयु में। कभी कभी लेट भी हो जाता है ना। और देखिएगा ये कितना होता है, तो 2 गो होता है, ऊपर में 2 गो, ठीक है। ये अगर जबड़ा को 4 भागों में बांटे, ठीक है, जबड़ा को कितने भागों में, 4 भागों में बांटे, तो 1 2 1 2 3, मतलब ये हुआ कि दंत सूत्र है। 2 कौन हो गया, कृंतक। ये वो क्या हो गया, रत्नक। फिर 2 क्या हो गया, चौवर्णक, अग्रचौवर्णक। और उसके बाद 3 और क्या हो गया, चौवर्णक। तो 2 1 2 3, 2 1 फिर 2 ये इसको लिखते हैं 2 और उसके बाद 3। तो ये जो 2 1 2 3 जो लिखे थे, ये और कुछ नहीं है, दंत सूत्र है। तो ऊपर में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऊपर के जबड़े के एक ओर का कितना दांत हुआ, 8, 16 18 के 24 8 चौक 32। कुल मिला के कितने दांतों की संख्या हुई, 32। तो ये दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, ध्यान रखिएगा। तो ये जो शुरू वाला जो 2 दांत देख रहे हैं आप, ये वाला, इस दांत को कहते हैं हम लोग कृंतक, यानी कि इंसाइजर। तो देखिए हाथी में भी होता है ये
सॉरी, पहले जबड़ा बना लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं इसको, और फिर इधर भी 2 भागों में बांट लेते हैं। कितना दांत हो गया? 2 2 4। ये जो ऊपर वाला जो दूसरा कृंतक है ना, यही गज दंत में बदलता है। ऊपर वाला ऊपरी जबड़े का केवा दूसरा कृंतक किसमें कन्वर्ट होता है? गज दंत में कन्वर्ट होता है। हाथी का जो बड़ा वाला दांत देखते हैं ना, यही दांत है। ऊपरी जबड़े का दूसरा कृंतक गज दंत में कन्वर्ट होता है, हाथी दांत के रूप में कन्वर्ट होता है। इसका कार्य देख लीजिए, भोजन को काटना होता है, भोजन को काटना। आगे पूछ सकता है इसका शेप कैसा है, आकृति। तो रुखानी शेप का होता है। रुखानी मतलब काटने वाला, रुखानी शेप का होता है, इस टाइप के काटने वाला। दूसरा है आपका केनाइन, यानी रदनक। तो कृंतक के बाद क्या हुआ? रदनक। काम क्या है? तो जितने भी मांसाहार जीव होते हैं उन सब में ये दांत होता है। बाघ हो गया, शेर हो गया, लकड़बग्गा हो गया, तो जितने भी मांसाहार हैं, यहां तक कि कुत्ता में आप देखिएगा ये दांत बड़ा बड़ा होता है, मनुष्य में भी होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, 4। तो एक साइड तरफ कितना होता है? 1 होता है। यहां पे 4 को होगा। ये क्या हुआ? कृंतक। और इसके बाद क्या हुआ? रत्नक। कृंतक, रत्नक। ठीक है, अगर आधा अगर हम कले अलग अलग करें तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो 2 1 2 3, याद है ना? 2 1 2 3। तो इसका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ना होता है। मांसाहारियों में रत्नक दांत अधिक विकसित होते हैं। आकृति कैसा होता है? खंजर के जैसा होता है। तीसरा है आपका अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक मतलब पहले ना, च्वर्णक मतलब चाह का दांत, प्रीमोलर कहते हैं, है ना? तो 2 1, तो इसके बाद जो दांत हुआ उसको कहते हैं हम लोग अग्रच्वर्णक, यानी कि 2 होता है। उसके बाद च्वर्णक हुआ, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो 2 1 2 3, ठीक है ना? तो इसको अग्रच्वर्णक कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे प्रीमोलर। आकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, आकृति इसकी निहाई होती है, चापने वाला, पीसने वाला। कार्य क्या है? भोजन को चबाना या फिर पीसना। अगला है आपका च्वर्णक। तो एक तरफ कितना होता है? 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12। तो कुल मिला के कितनी होती है? 12। यहाँ 8 इसलिए लिख रहा है कि जनरली ये जो लास्ट का जो अकल दाढ़ होता है ना, सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अरस्तु के बारे में आप लोग सुने होंगे। अरस्तु तो ये तक बोल दिया था कि महिलाओं में अकल होती ही नहीं है। ये मेरा कथन नहीं है, अरस्तु का कथन है। क्यों भाई? हो सकता है कि अपने घर में अपने माँ को, अपनी बहन को, अपने दादी को गिना होगा दांत, उन लोगों में ये अकल दाढ़ नहीं होगा, इसलिए वो निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं में अकल दाढ़ होती ही नहीं है, यानी कि महिलाओं में अकल होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत समय लग गया था इस थ्योरी को झुठलाने में। ठीक है, अब देखते हैं। बहुत समय तक यूरोप के लोग ये चीज को मानते रहे थे। आकृति कैसी होती है इसकी? निहाई। कार्य क्या है? भोजन को चबाना या फिर पीसना। तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि लास्ट मोलर जो होता है, लास्ट वाला, जिसे हम अकल दाढ़ कह रहे हैं, यूजलेस होता है, कोई उपयोग नहीं होता है, इसे अकल दाढ़ कहते हैं। मैक्सिमम लोगों में तो आता ही नहीं है। कह सकते हैं कि महिलाओं में तो एकदम नहीं आता है। एकदम नहीं, ऐसा नहीं कह सकती नहीं आता है, मतलब ना के बराबर आता है महिलाओं में। अकल दाढ़ 18 वर्ष के बाद निकलता है। 90% में अकल दाढ़ नहीं पाए जाते हैं। अकल दाढ़ क्या है? एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग के बारे में बता चुके हैं, ऐसा अंग जो यूजलेस है, अगर वो ना भी रहे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्यतः मनुष्य में के अंदर अकल दाढ़ में की संख्या कितनी होती है? 12। तो अकल दाढ़ की संख्या कितनी होती है? 12। आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9 3 4 12। 18 से 25 वर्ष के मध्य नियुक्त है। दांतों के अंदर पाए जाने वाले गैप को भरने के लिए क्या किया जाता है? चांदी का अमलगम का प्रयोग किया जाता है। चांदी के साथ क्या मिलाया जाता है? पारा। चांदी के साथ क्या मिलाया जाता है? पारा। इसे कहते हैं चांदी का अमलगम। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि जीवन काल में निकलने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कुछ है जीव जो होते हैं एक दंतिक होते हैं, एकल दंतिक, मतलब जीवन में कितने बार निकलता है? एक बार। अच्छा, मनुष्य में ऐसा कोई दांत है क्या जो एक बार निकलता है? बिल्कुल। 20 तो ऐसे दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं और 12 ऐसे दांत होते हैं जो अस्थायी, एक ही बार आता है। यानी कि अगर हम मनुष्य में देखें तो इसकी संख्या कितनी होगी? 12। जैसे प्रीमोलर और मोलर, यही दोनों, बाकी सब तो टूट जाता है ना। कौन सा मोलर? तीसरा मोलर को ही विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम मतलब कहते हैं हम लोग विजडम टीथ यानी कि अक्ल दांत, अक्ल दांत। द्विदंती यानी जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। अच्छा, मनुष्य में ऐसा कोई दांत जो 2 बार आते हैं? बिल्कुल। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, और पहला 2 जो मोलर होता है वो, यानी पहला 2 चाह जो होता है वो क्या होता है? द्विदंती होता है, यानी कि दूध का दांत होता है। इसे दूध का दांत या फिर टेम्पोररी टीथ कहते हैं। टेम्पोररी मतलब एक बार टूटेगा फिर आएगा। बहुदंती जीवन में कितने बार आता है? बहुत बार। आपको हम बता चुके हैं हाथी में ये पाए जाते हैं, है ना। दूसरा जो इंसाइजर होता है जिसे गज दंत कहते हैं, वो जीवन में कई बार आते हैं। उसके बाद जंगली सुअर का ऊपरी केनाइन जो होता है वो भी कितनी बार आता है? जो आगे की ओर इस तरह से नहीं निकला हुआ होता है वो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दंत सूत्र है। दंत सूत्र लिखने के लिए आप लोग शायद समझ गए होंगे कितने भागों में बटा हुआ है दांत। तो ऊपर के 2 जबड़ा, नीचे के 2 जबड़ा, तो 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3, और इसका कैसा भाग, कितना भाग है? 2 भाग है। तो ये ऊपरी जबड़े का दांत, नीचे जबड़े का दांत गुना कितना? 2, तो ये हो गया एडल्ट का दंत सूत्र। 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 बटे गुने कितना? 2। अब 18 वर्ष के पहले, ये पहले लिखा हुआ है, 18 वर्ष के पहले 2 1 2 3। अच्छा, यहां से एक हटा हुआ है, नहीं, विजडम टीथ, अक्ल दांत। तो 2 1 2 3 नहीं बल्कि 2 1 2 2, तो कितना हो गया? गुने 2, कितना हुआ? 2 2 4 1 5 7, तो 7 को ऊपर 7 को नीचे, 7 दूनी के 14 को, 7 दूनी के 14, 14 दूनी कितना हो गया? 28, ठीक है। तो ये होता है 18 वर्ष के पहले। अब कुछ लोगों में ये जो लास्ट वाला जो टीथ है वो उग आता है, किसी किसी में नहीं आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्ल दांत कहते हैं। इसलिए 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुने 2, और 18 वर्ष के पहले 2 1 2 2 बटे 2 1 2 2 गुने 2। अब यहाँ पर देखिए मिल्क टीथ, मिल्क यानी कि दूध, यानी कि अस्थायी दांत कौन कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, 2 1 0 2, इंसाइजर निकलता है, केनाइन निकलता है, प्री मोलर नहीं निकलता है, और मोलर, मोलर क्या गो? 2 गो मोलर, ठीक है, जिसे चाह का दांत कहते हैं हम लोग। उसी तरह से नीचे भी आता है, गुने कितना? 2, तो ये कितने बार आते हैं? 2 बार। आपसे अगर मिल्क टीथ का अगर फॉर्मूला कहेगा तो 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2 गुने कितना? 2। चलिए आगे देखते हैं अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत से आपको हम बताए हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है? 12। ये 2 गो यानी कि केनाइन और इंसाइजर, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो बचा कौन? तो एक मोलर बचा और एक प्री मोलर बचा। तो ध्यान रखिएगा, प्री मोलर क्या गो बचा? 2 गो, और मोलर क्या गो? तो 1 गो। तो प्री मोलर 2 गो और मोलर 1 गो, बटे 0 0 2 1 बटे 0 0 2 1 गुने कितना हुआ? 2, और ये कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं, ठीक है। तो आपको मुख्य गुहा के बारे में हम पूरा बता चुके हैं, और अगला टॉपिक आपका शुरू होगा आहार नाल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।